हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे न्यू ट्रिक विद डीडी चैनल में। आज हम विजन आईएएस की थर्ड टेस्ट सीरीज का ये पहला भाग देखेंगे और हर प्रश्न को हम पूरी डिटेल के साथ देखेंगे ताकि एक प्रश्न से कम 5 प्रश्न आप खुद बना सकें। और बीच बीच में हम कई ट्रिक्स भी देखेंगे ताकि आप किसी भी तरह से बोर ना हो सकें। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर पहला दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी का एक सीधी रेखा में होते हैं। दूसरा है, चंद्रमा की कक्षा दूसरा दिया है, चंद्रमा की कक्षा पृथ्वी के निकटतम होती है। और तीसरा कह रहा है कि ज्वारीय क्रम जो है सामान्य से अधिक होता है। तो अब अपन को बताना है कि इसमें से कौन सा सही है, यानी जो स्थिति है किस ज्वारभाटा को परिभाषित करती है। ए नंबर दिया है अपभू बृहत ज्वारभाटा, बी उपसौर बृहत ज्वारभाटा, सी उपभू बृहत ज्वारभाटा और डी अपसौर बृहत ज्वारभाटा। तो अब अपन सबसे पहले इसमें देखें कि जो ये ज्वारभाटा ये शब्द क्या है, फिर उसके बाद अपन देखेंगे बृहत ज्वारभाटा क्या है और फिर अपन देखेंगे कि ये आते कब हैं। तो सबसे पहले अपन देखें कि ज्वारभाटा क्या कहलाता है। ज्वारभाटा वो कहलाता है जब सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण के कारण दिन में एक बार या दो बार समुद्र तल जो होता है नियत कालिक यानी नियत समय से उठता और गिरता है, तो उसको कहते हैं ज्वारभाटा कहते हैं। और ये आता कब है यानी इसकी उत्पत्ति कब होती है, तो इसकी उत्पत्ति चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण और कुछ हद तक सूर्य के आकर्षण यानी जो सूर्य के द्वारा गुरुत्वाकर्षण होता है उसके द्वारा ज्वारभाटा की उत्पत्ति होती है। और अपन देखें कि ये जो संतुलित होता है वो किस बल के कारण होता है, तो ये अपकेंद्री बल और गुरुत्वाकर्षण बल इसको क्या करता है, संतुलित करता है, जैसे ज्वारभाटा आता है। और अब अपन देखिए कि अब इसमें देखिए बृहत शब्द आया, सभी में देखिए ऑब्जेक्ट में, 4 ऑब्जेक्ट में आया है बृहत 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 ज्वारभाटा क्या कहलाता है। तो अब अपन को बृहत ज्वारभाटा भी पता होना चाहिए। बृहत ज्वारभाटा वो कहलाता है जब सूर्य और चंद्रमा की स्थिति ज्वार की ऊंचाई को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। मतलब कि जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं तो उसी को कहते हैं बृहत ज्वारभाटा। तो पहला तो एकदम करेक्ट हो गया इसका, यानी कि बृहत ज्वारभाटा जो है तभी होगा जब ये तीनों एक ही सीध पर होंगे। और अब अपन देखें कि जो निकटतम स्थिति है वो किसके लिए है। तो अब देखें कि जब चंद्रमा की कक्षा पृथ्वी यानी कि उपभू स्थिति के निकटतम सबसे निकटतम होती है तो उस स्थिति को कहते हैं उपभू। और जो ज्वारीय क्रम होता है वो भी सामान्य से अधिक होता है, तो इन स्थिति को कहते हैं उपभू बृहत ज्वारभाटा। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा, यानी कि उपभू बृहत ज्वारभाटा इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा, उपभू बृहत ज्वारभाटा इसका सही आंसर हो जाएगा। अब अपन देखें लेकिन कि अपभू बृहत ज्वारभाटा क्या कहलाता है, कि अपभू जो बृहत ज्वारभाटा है वो क्या कहलाता है। अपभू ज्वारभाटा में क्या होगा कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तो एक सीध में होंगे, लेकिन जो चंद्रमा की कक्षा है जो पृथ्वी से निकटतम न होके इसमें यानी दूर हो जाएगी, यानी अधिकतम हो जाएगी इसमें। और जो ज्वारीय क्रम है वो सामान्य से अधिक न होके इसमें थोड़ा सा इसमें कम हो जाएगा और इसमें अधिक हो जाएगा। तो अपन देखें कि इनको अपन याद कैसे करेंगे, यानी एक को याद कर लोगे तो दूसरे को अपने आप याद हो जाएगा। तो अपन देखिए ट्रिक से देखते हैं कि अपभू बृहत ज्वारभाटा को कैसे याद करोगे। अपभू शब्द को अपन को याद करना है, तो अपभू में क्या हो जाएगी, दूर, यानी इसमें क्या होगी अधिकतम। अधिकतम मतलब कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में दूरी अधिक होना, तो वो कहला जाएगी अपभू। कैसे कि देखिए जैसे कोई जो भूत होता है तो अपन से क्या होता है, दूर बैठता है, तो अपन उससे बोलते हैं आप दूर बैठे हो, क्यों, क्योंकि आप भूत हो, यानी आप भूत हो क्या, क्यों, क्योंकि आप दूर बैठे हो। तो इसलिए अपन जैसे दूर शब्द आएगा यानी अधिकतम शब्द आएगा, क्योंकि अधिकतम दूरी पर बैठा है वो, तो इसलिए क्यों, क्योंकि वो भूत है क्या। तो अपन उससे पूछेंगे क्यों आप बैठे हो दूर इतने, क्योंकि आप भूत हो क्या, यानी आप भूत हो, आप अपभू। और अब दूसरा देखिए कि ज्वारीय क्रम जो है सामान्य से अधिक, तो ज्वारीय क्रम जो है कम होगा। देखिए क्योंकि उसको क्या है, भूतों को ज्वारी मतलब कि अपन इसको याद कर सकते हैं, ज्वारी मतलब कि बुखार से अपन याद कर सकते हैं कि ज्वार, फीवर ये सब आ गया। तो अपन जो किसी को जब फीवर होता है तो वो कैसे बैठता है, यानी उसकी कम दूरी होती है क्योंकि वो भूत है ना। तो यदि उसको बुखार चढ़ेगा भूत को तो उसको लगेगा कि मैं दूसरों को भी दे दूं, यानी आपको भी दे दूं, यानी अपभू को, यानी आपको भी बुखार दे देगा। तो यानी कि अपभू शब्द आएगा, तो अपभू मतलब कि इसको भूत से याद कर लेना और आप जो है उसको आप से याद कर लेना। तो आप दूर क्यों बैठे हो, क्योंकि आप भूत हो क्या, तो दूर मतलब कि अधिकतम दूरी हो जाएगा। तो इससे आपको अपभू शब्द याद हो जाएगा और इसका जस्ट अपोजिट कर देना तो उपभू शब्द हो जाएगा। तो इस तरह इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। अब अपन देखते क्वेश्चन नंबर दूसरा है,
निम्नलिखित में से कौन सा या से मृदा में कार्बनिक पदार्थ के तीव्रता से अपघटन के लिए अनुकूल स्थिति या स्थितियां है या हैं? पहला दिया है ऑक्सीजन की कमी, दूसरा दिया है नाइट्रोजनस पदार्थों से समृद्ध अपरद और तीसरा दिया है कम यानी ठंडा तापमान होना। तो इसमें से अपन को बताना है कि कौन सा सही उत्तर है। ए नंबर दिया है केवल 2, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। तो अब अपन देखिए कि कार्बनिक पदार्थ, तो कार्बनिक पदार्थ के जो अपघटन की प्रक्रिया है इसमें मुख्य कारक जो है वो 4 होते हैं। कौन कौन से? एक आर्द्रता होती है, दूसरी ऑक्सीजन, तीसरी संरचना और चौथी तापमान और पांचवी इसमें होती है पीएच मान होना। तो इस प्रकार ये इनको प्रभावित करते हैं। तो अब अपन देखें कि जो आर्द्रता होती है, आर्द्रता क्या होती है? यदि आर्द्रता में यदि कमी होगी, यदि आर्द्रता जो होगी उच्च आर्द्रता वाली मृदा में गैस का विनिमय सीमित हो जाएगा। यदि आर्द्रता यदि उच्च होगी तो गैस में क्या हो जाएगा? विनिमय सीमित हो जाएगा। यदि कम होगी आर्द्रता तो मृदा में तो जल की कमी हो जाएगी, यानी कि ये क्या है? इसके परिणाम स्वरूप है। तो यदि इसमें आर्द्रता आती है तो बिल्कुल सही हो जाती है। अब लेकिन इसमें शब्द आया है ऑक्सीजन शब्द आया है, तो ऑक्सीजन गलत है इसका, क्योंकि ऑक्सीजन में होता ये है कि जो श्वास है और प्रजनन की क्रिया जो है वो ऑक्सीजन पर निर्भर तो रहते हैं, लेकिन परिस्थितियों में उनकी संख्या में वृद्धि नहीं कर सकते हैं, इसलिए इनके अनुकूल नहीं है। तो पहला वाला तो गलत हो जाएगा। और अब जो दूसरा दिया है कि नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन पदार्थों से समृद्ध अपरद, यानी नाइट्रोजन और जल में विलय पदार्थ जो होते हैं शर्करा से समृद्ध होते हैं, तो अपघटन की दर जो होती है वो तीव्र हो जाती है, यानी कि इसके अनुकूल हो गई, यानी कि दूसरा बिल्कुल सही है। और जो तापमान देखते हैं, तापमान में होता है कि जो निम्न तापमान अपघटन की दर को बाधित करता है, इसलिए ये वाला भी गलत हो जाएगा। तो पहला और तीसरा गलत हो जाएगा, लेकिन इसमें पता है सही कौन सा है, तो इसका सही हो जाएगा आंसर नंबर 2 हो जाएगा इसका सही आंसर। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तीसरा है निम्नलिखित कथनों में से कौन से ऐसे भारतमाला परियोजना के घटक हैं? तो पहला दिया है आर्थिक गलियारों का विकास, दूसरा दिया है सीमा और अंतर्राष्ट्रीय संपर्क सड़कों का विकास, तीसरा दिया है बंदरगाह संपर्क सड़कों का विकास और चौथा दिया है एक्सप्रेसवे का विकास। तो इसमें से अपन को बताना है सही उत्तर कौन सा है। ए दिया है केवल 1 और 3, बी केवल 2 और 4, सी 1, 2, 3 और 4, डी केवल 1, 2 और 3। तो अपन को सबसे पहले पता होनी चाहिए भारत परियोजना माला ये कब है, ये नहीं कब चालू की गई। तो इसको 2017 में चालू किया गया था, 2017 में चालू किया गया था, और इसमें राजमार्ग क्षेत्र के लिए एक व्यापक योजना थी ये वाली, जिसके प्रथम चरण में ही 2017 से ये 22 तक चलना था, लेकिन हाल ही में और इसमें करना था 24,800 किलोमीटर सड़क का निर्माण करना था, लेकिन जो पूरा नहीं हो सका, तो इसलिए इसको 2026 तक बढ़ा दिया गया। और अभी जो 10,000 शेष बची है किलोमीटर जो है सड़क का भी निर्माण बचा है, तो इसलिए इसको 2026 तक बढ़ा दिया है। और अब अपन देखें कि इसमें घटक कौन कौन से ये जो है, तो इसमें 6 घटक है निम्न होते हैं। कौन कौन से? पहला है आर्थिक गलियारों का विकास, दूसरा जो है सीमा और अंतर्राष्ट्रीय सड़क संपर्कों का विकास, तीसरा बंदरगाह संपर्क सड़कों का विकास और चौथा एक्सप्रेस वे का विकास, और पांचवा जो है अंतर गलियारों और फीडर सड़कों का विकास, और छठवां जो है वो है राष्ट्रीय गलियारों में दक्षता का विकास। यानी गलियारों शब्द आएगा, सीमा, सड़क, बंदरगाह, ये सब जो जितने भी आएंगे ये कहलाए जाएंगे भारत माला परियोजना। अब देखिए अपन इसको याद कैसे करेंगे। भारत जो है एक माला के रूप में हो रही, माला कैसे बन पाएगी भारत की? जब अपनी पूरी जो राज्य हैं सभी में पूरी सड़कें बन जाएंगी, तो आप एक जहाँ से दूसरे जहाँ, दूसरे जहाँ से तीसरे जहाँ, इस प्रकार आप पूरी एक माला बना सकते हैं आप, है ना। तो इसमें होगा क्या कि सीमा सड़क जो है, सीमा और अंतर्राष्ट्रीय सड़कों का संपर्क जो होगा वो सड़कों का विकास होगा उसके थ्रू। तो सीमा और सड़क का जो विकास होगा उससे क्या होगा? भारतमाला का विकास होगा। और जब सड़कें बनेंगी तो जो आर्थिक गलियारे हैं यानी गलियारों का विकास, स्वाभाविक सी बात है कि वो एक जहाँ से दूसरे जहाँ जाएंगे, अपने कमा सकते हैं, खा सकते हैं। बंदरगाह संपर्क से भी सड़क जुड़ जाएगी, यानी बंदरगाह से भी अपन को कहीं से कहीं जाना है तो अपन बहुत जल्दी जा सकते हैं, और एक्सप्रेसवे से भी बहुत जल्दी जा सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, 1, 2, 3 और 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है अग्नि चट्टानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है या है? पहला दिया है इनका निर्माण पृथ्वी की सतह के साथ साथ गहराई में भी हो सकता है, दूसरा दिया है ये जीवाश्म रहित होती हैं, तीसरा दिया है क्वार्ट, जाइट और ग्रेनाइट अग्नि चट्टानें हैं। तो इसमें से अपन को बताना कौन सा सही उत्तर है। ए दिया है केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1, डी 1, 2 और 3। तो अब अपन देखें कि
जो अग्नि चट्टानें होती हैं ये क्या होती हैं? सबसे पहले तो अग्नि चट्टानें वे चट्टानें होती हैं जो पृथ्वी के आंतरिक भाग के मैग्मा और लावा से अग्नि चट्टानों का निर्माण होता है, इसलिए इन्हें प्राथमिक चट्टानों के रूप में भी जाना जाता है। और अग्नि चट्टानें जो होती हैं इनको लैटिन भाषा के शब्द जो है ईग्रिस शब्द से बना हुआ है, अर्थात जिसका अर्थ होता है अग्नि। यानी कि जब मैग्मा ऊर्ध्वगामी गति में शीतल होकर ठोस रूप में परिवर्तित हो जाता है तो इसे अग्नि चट्टान कहते हैं। यानी कि जैसे मैग्मा आएगा उसके बाद जो वो मैग्मा ठंडा हो जाएगा, जो वो चट्टान बनेगी उसी को कहेंगे अग्नि चट्टान कहेंगे। इस प्रकार यदि अपन देखेंगे तो इसमें जो ज्वालामुखी भी होती है वो ही इसमें आती हैं, ज्वालामुखी चट्टानें और प्लूटेनिक चट्टानें भी होती हैं। यानी कि ये भूवर पट्टी और पृथ्वी की सतह दोनों में हो सकती है, यानी कि पहला आंसर बिल्कुल सही होगा। और स्वाभाविक सी बात है जो जीवाश्म रहित होते हैं, यानी कि इसमें जीवाश्म एक भी नहीं होते, क्योंकि जो लावा होते तो लावा इतना खौलता हुआ पत्थर यानी इतना खौलता हुआ होता है कि उसमें जीवाश्म तो एक भी बच ही नहीं सकते हैं, तो यानी दूसरे भी सही हो जाएगा। लेकिन जाइट है और ग्रेनाइट है, ये अग्नि चट्टानें ना होकर ये कौन सी चट्टानें हैं? ये कायांतरित चट्टानें हैं। अब कायांतरित चट्टानें क्या होती है? कायांतरित चट्टानें ये चट्टानें जो होती हैं ये विद्यमान चट्टानों में पुनः क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया से निर्मित होती हैं। ये जो चट्टानें होती हैं यानी कायांतरित चट्टानें जो होती है पुनः क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया से निर्मित होती हैं। इसके उदाहरण जो है जैसे हो गया ग्रेनाइट, हो गया ग्रेनाइट तो इसमें दिया ही है, स्लेट हो गया और सिप्ट हो गया, संगमरमर का पत्थर हो गया, वो भी कायांतरित चट्टानों से निर्मित होता है। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 2, यानी कि आंसर नंबर इसका 1 हो जाएगा, केवल 1 और 2। अब अपन चलते क्वेश्चन नंबर 5, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण यानी PLFS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है इसका उद्देश्य शहरी और ग्रामीण भारत दोनों के लिए श्रम और रोजगार संबंधी आंकड़े उपलब्ध करना है। दूसरा दिया है यह राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा संचालित किया जाता है। इसमें अपन को बताना कि कौन सा सही है, तो ए दिया है केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो अब अपन देखें कि इसमें जो श्रम की बात आई, श्रम बल संरक्षण, तो इसका उद्देश्य ही यही होता है कि शहरी और ग्रामीण भारत दोनों के लिए श्रम और रोजगार संबंधी जो आंकड़े हैं वो उपलब्ध कराना, कि किस साल में कितने रोजगार उपलब्ध कराए गए या कितना बेरोजगारी हुई। और जो दूसरा है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा इसका संचालित किया गया, तो ये भी बिल्कुल सही, यानी इसके सही आंसर हो जाएंगे दोनों, 1 और 2 दोनों हो जाएंगे, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। अब अपन देखें कि जो PLFS है ये क्या है? ये भारत का पहला ऐसा कंप्यूटरीकृत आधारित सर्वेक्षण है जिसके द्वारा सांख्यिकी यानी कि श्रम और रोजगार संबंधी आंकड़े उपलब्ध किए जाते हैं। ये पहला सर्वेक्षण है ऐसा कंप्यूटर आधारित, यानी मान के चलिए यदि क्वेश्चन आ जाता है कि पहला ऐसा कौन सा कंप्यूटर आधारित सर्वेक्षण है जिससे बल श्रम संरक्षण यानी उसकी गणना की जाती है जिससे, तो वो हो गया PLFS है, कंप्यूटर आधारित है। और इसकी जो स्थापना हुई थी इसकी 2017 में स्थापना हुई थी, तो इसलिए 2017 में इसकी स्थापना हुई थी। और श्रम, देखिए श्रम शब्द इसमें आया है, श्रम इसमें भी आया है, तो यानी कि ये तो बिल्कुल करेक्ट हो गया है। और श्रम की जो होती है संख्या बहुत ज़्यादा होती है, और जो श्रम है ये किस समिति के द्वारा लाया गया, तो ये जो है वो अभी भी कह रहे हैं कि मैं तो अभी भी यानी अभी भी क्या हूँ, मैं श्रम ही हूँ, यानी कुंठू, अभी भी मैं क्या हूँ, श्रम ही हूँ, यानी कि कुंठू, अभी भी मैं श्रम ही हूँ, कुंठू, तो अमिताभ कुंठू। तो इससे यानी कि आपको तीनों शब्द मेरे हिसाब से याद हो गए होंगे कि यदि श्रम आएगा तो श्रम यानी कि श्रम से संबंधित बात होगी, तो श्रम और रोजगार संबंधी आंकड़े हो गए। और इस जो श्रम है वो हमारे राष्ट्र यानी भारत में सबसे अधिक है श्रम की संख्या, तो सांख्यिकी कार्यालय मंत्रालय हो जाएगा। और किस समिति के द्वारा लाया गया, तो वो लाया अमिताभ कुंठू, क्योंकि अमिताभ कहते हैं कि मैं तो यानी बहुत पहले के समय से, यानी समय यानी आ गया अवधिक से, बहुत पहले समय से मैं क्या हूँ, एक श्रम ही तो हूँ, बहुत पहले समय से मैं एक श्रम ही हूँ, यानी कुंठू, तो अमिताभ कुंठू इसकी समिति हो गई। इस प्रकार इसके सही आंसर हो जाएंगे आंसर नंबर सी, 1, 2 दोनों हो जाएंगे। अब बन जाते क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि ये क्षेत्र शीत शीतोष्ण पश्चिमी सीमांत क्षेत्र वर्ष पर्यंत पछुआ पवनों के स्थायी प्रभाव में रहते हैं। ये अत्यधिक चक्रवाती गतिविधियों के क्षेत्र भी हैं। ग्रीष्मकाल कभी भी बहुत उष्ण नहीं होता है। इस जलवायु प्रकार की प्रकृति जो होती है वनस्पति में ओक, एल्म, एस, वर्च, बीच, चिनार और हार्नबीम जैसे
पर्णपाती वृक्ष सम्मिलित होते हैं। उपरोक्त परिच्छेद में निम्नलिखित जलवायु प्रकारों में किसका वर्णन किया गया है ये बताना अपन को। पहला दिया है भूमध्य सागरीय जलवायु, दूसरा दिया है ब्रिटिश तुल्य जलवायु और तीसरा दिया है सी नंबर दिया है यानी स्टेपी जलवायु और डी दिया है नटर तुल्य जलवायु। तो अपन देखें कि जो शीतोष्ण पश्चिमी सीमांत क्षेत्र है इसको अपन ब्रिटिश तुल्य जलवायु ही कहते हैं, क्योंकि ये अत्यधिक चक्रवाती गतिविधियों का क्षेत्र होता है जो ब्रिटिश की लाक्षणिक विशेषता है, इसलिए ही इसे ब्रिटिश जलवायु कहा जाता है, नाम दिया गया इसलिए। और इसमें जो तापमान होता है वो 5 डिग्री से और 15 डिग्री तक होता है सेंटीग्रेड। तो 5 से 15 डिग्री इसलिए जो बहुत इसमें गर्मी नहीं पड़ती है। ग्रीष्म काल में कभी उष्ण नहीं होता यानी कि बहुत गर्म नहीं होता। और इसमें होता यूँ है कि ये अपने पत्ते गिरा देते हैं और जो इसके उदाहरण हैं वो है वनस्पति, जो प्राकृतिक वनस्पति में है ओक है, ओक यानी कि बलूत, एल्म है, एस है और वर्च यानी कि इसको बोलते हैं सनोवर है, चिनार भी है, हार्नबीम भी है, जैसे पर्णपाती वृक्ष शामिल है, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा अपना आंसर नंबर बी हो जाएगा। अब बन जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन मानसून विच्छेद परिघटना का सही वर्णन करता है। ए दिया है किसी क्षेत्र में वर्षा की कमी वाली स्थिति जब औसत वर्षा सामान्य वर्षा से 75% से कम हो जाए। दूसरा दिया है बी नंबर दिया है दक्षिण पश्चिम मानसून अवधि के दौरान जब कुछ दिनों तक वर्षा होने के पश्चात एक या एक से अधिक सप्ताह तक वर्षा ना हो। सी नंबर है अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा में मानसून पवनों का द्विविभाजन होता है। डी नंबर दिया है प्रचंड गर्जन और बिजली की चमक के साथ आर्द्रता युक्त पवनों का अचानक चलना। तो इसमें से अपन को बताना है कि मानसून विच्छेद यानी कि हटना अलग अलग जगह पर। तो इसमें होता यूँ है कि दक्षिण पश्चिम मानसून अवधि के दौरान जब कुछ दिनों तक वर्षा होने के पश्चात एक या एक से अधिक सप्ताह तक वर्षा ना हो तो उसी को ही कहते हैं मानसून विच्छेद। और अब देखिए कि मानसून विच्छेद के बाद यदि आपसे क्वेश्चन आ जाएगा दूसरा कि मानसून का प्रस्फोट किसे कहते हैं, तो मानसून का प्रस्फोट कहते हैं जब प्रचंड गर्जन और बिजली की चमक के साथ आर्द्रता युक्त पवनों का अचानक चलना होता है, तो उसको कहते हैं अपन क्या, मानसून का प्रस्फोट कहते हैं। यानी कि इसका सही आंसर तो हो जाएगा अपना, क्योंकि विच्छेद पूछा है इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी हो जाएगा कि दक्षिण पश्चिम मानसून अवधि के दौरान जब कुछ दिनों तक वर्षा होने के बाद एक या एक से अधिक सप्ताह तक वर्षा ना हो। अब अपन चलते क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है निम्नलिखित प्रमाणों में से कौन से अल्फ्रेड वेगनर द्वारा प्रस्तावित महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत का समर्थन करते हैं। पहला दिया है दक्षिण अमेरिकी और अफ्रीकी समुद्र तट में साम्यता होती है। दूसरा दिया है कि उद्गम चट्टानों की अनुपस्थिति के बावजूद घाना तट पर सोने के समृद्ध प्लेसर निक्षेप की उपस्थिति होती है। और तीसरा दिया है महासागरों के दोनों किनारों पर समान जीवाश्म का वितरण होता है। तो इसमें से अपन को बताना है कौन सा इसका सही उत्तर है। ए दिया है केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी दिया है केवल 1 और 3 और डी दिया है 1, 2 और 3 दिया है। तो इसमें से अपन को बताना है कि इसका सही आंसर कौन सा है। पहला जो दिया है दक्षिण अमेरिकी और अफ्रीकी समुद्र तट में साम्यता होती है, तो ये बिल्कुल सही उत्तर है। और जो दूसरा दिया है कि उद्गम चट्टानों की अनुपस्थिति के बावजूद घाना तट में पर सोने के समृद्ध प्लेसर जो है निक्षेप की उपस्थिति है, ये भी बिल्कुल सही है। और जो तीसरा दिया है कि दोनों किनारों पर महासागरों के दोनों किनारों पर समान जीवाश्म, देखिए जब दोनों आमने सामने होंगे तो स्वाभाविक बात है कि जो समान जीवाश्म का भी तो वितरण होगा दोनों में, तो यानी इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी कि 1, 2 और 3 हो जाएगा। अपन क्वेश्चन नंबर 9 है महासागरीय गर्तों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे अपसारी प्लेट सीमाओं के साथ अवस्थित होते हैं। दूसरा दिया है वे सक्रिय ज्वालामुखियों और प्रबल भूकंपों से संबद्ध होते हैं। तीसरा दिया है टोंगा गर्त और मरियाना गर्त प्रशांत महासागर में अवस्थित हैं। तो अपन को बताना है इनमें से कौन सा या से सही है या है। ए दिया है केवल 2, बी दिया है केवल 1 और 3, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। तो अब अपन देखिए कि इसमें शब्द आया है महासागरीय गर्त। तो महासागरीय गर्त कैसे उत्पन्न होते हैं, तो ये विवर्तनिकी गतिविधियों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है। महासागरीय गर्त जो होते हैं विवर्तनिकी गतिविधियों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती हैं और ये बहुत गहरे भी होते हैं। इनके कम से कम 3 से 5 किलोमीटर ये जो है गहरे होते हैं और ये जो होते हैं बहुत संकीर्ण होते हैं और बहुत खड़े हुए भी होते हैं। कि इसमें बहुत सारी खाइयाँ होती हैं, बहुत लंबे होती है, खड़ी भी होती हैं और
3 से 5 किलोमीटर तक ये गहरे होते हैं, यानी नीचे होते हैं, और विवर्तनिकी गतिविधियों के परिणामस्वरूप महासागरीय गर्तें उत्पन्न होती हैं। अब अभी तो अपन ने देखा कि महासागरीय गर्त उत्पन्न होती हैं। अब अपन देखें कि आगे कि वे जो है अब सारी प्लेटों सीमाओं की विशेषता है, ना कि अब सारे प्लेटों की विशेषता, यानी अब सारे प्लेट इसमें अवस्थित नहीं होते। तो पहला वाला तो एकदम गलत हो जाएगा, और यानी पहला वाला इसका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और जो दूसरा है वो क्या है कि ये सक्रिय ज्वालामुखी और प्रबल भूकंपों से संबंध होते हैं। तो ये बिल्कुल सही है इसका, क्योंकि ये प्लेटें जो है संचलन के अध्ययन में बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। अभी तक लगभग 57 गर्तों की खोज की जा चुकी है, जिनमें से अपन देखेंगे तो 32 जो है गर्त वो प्रशांत महासागर में है, 19 जो गर्त हैं वो अटलांटिक महासागर में है, और 6 जो हैं वो हिंद महासागर में है। तो और अब अपन देखें कि जो टोंगा गर्त और मरियाना गर्त है ये प्रशांत महासागर यानी जो उसकी है वो खाई हैं, यानी गर्त हैं। तो ये वाला भी सही है और दूसरा भी बिल्कुल सही है, क्योंकि जो मरियाना गर्त है ये तो प्रशांत महासागर का सबसे गहरा जो है वो गर्त है। गहराई है वो कितनी है, 30,000 फीट गहराई तक है। क्वेश्चन नंबर 10, अक्षांश और देशांतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है, अक्षांश को पृथ्वी की सतह पर विषुवत रेखा के उत्तर और दक्षिण में किसी बिंदु की कोणीय दूरी के रूप में नापा जाता है, यानी मापा जाता है। दूसरा दे रहा है कि किसी स्थान के अक्षांश और देशांतर दोनों को पृथ्वी के केंद्र से मापा जाता है। तो इनमें से अपन को बताना है कि कौन सा ऐसे सही है या है। ए दिया है केवल 1, बी दिया है केवल 2, सी दिया है 1 और 2 दोनों, डी दिया है ना तो 1 और ना ही 2। तो अब अपन देखें कि अक्षांश और देशांतर से संबंध अपन को बताना है कि अक्षांश और देशांतर क्या है। यानी अक्षांश को विषुवत रेखा के ऊपर और दक्षिण में स्थित किसी बिंदु की कोणीय स्थिति यानी पृथ्वी की सतह के रूप में माना जाता है। और विषुवत जो वृत्त के आधार पर ही अन्य अक्षांश को भी निर्धारित किया जाता है। और विषुवत जो रेखा होती ये होती है 0 डिग्री अंश कहलाता है। तो यानी कि पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जो विषुवत यानी अक्षांश बता रहा है तो अक्षांश क्या है, पृथ्वी की सतह से विषुवत रेखा और उत्तर दक्षिण के में किसी बिंदु की कोणीय दूरी को मापा जाता है, ये बिल्कुल सही है। और जो दूसरा कह रहा है कि किसी स्थान के अक्षांश और देशांत दोनों को पृथ्वी के केंद्र से ही नापा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि पृथ्वी की जो केंद्र है उसी से नापा जाता है। तो यानी दूसरे इसके आंसर सही हो जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 11, पर्वतों के प्रकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भ्रंशोत्थ पर्वत के निर्माण हेतु पृथ्वी की परपट्टी में संपीड़न और तनाव दोनों सम्मिलित होते हैं, जबकि वलित पर्वत के निर्माण में मुख्य रूप से संपीड़न सम्मिलित होता है। और दूसरा कह रहा है कि एंडीज भ्रंशोत्थ पर्वत का उदाहरण है, जबकि वास्जेज जो है एक वलित पर्वत का उदाहरण है। तो इनमें से अपन को बताना है कि इनमें से कौन सा आंसर इसका सही है या है। तो अब अपन देखिए कि इनमें से कौन सा आंसर इसका अब देखिए इसमें शब्द है पर्वत। तो ये पर्वत अपने यहाँ क्यों जरूरी है, क्योंकि जो पर्वत होती है पृथ्वी की सतह के एक बृहद भाग का निर्माण करती है, इसलिए पर्वत बहुत जरूरी होते हैं। अब अपन देखिए कि इसमें बलित पर्वत आया है और आया है भ्रंशोत्थ पर्वत आया है। तो इन दोनों के बारे में अपन देखते हैं कि ये क्या होते हैं। जो पृथ्वी पर है तो पृथ्वी पर जो पर्वत हैं वो 4 वर्गों में वर्णित किए गए हैं। कौन कौन से? पहला हो गया बलित पर्वत जिसको बोलते हैं फोल्ड माउंटेन्स। दूसरा हो गया भ्रंशोत्थ पर्वत जिसको बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन या फॉल्ट माउंटेन। और तीसरा है ज्वालामुखी पर्वत और चौथा है अवशिष्ट पर्वत। तो अब अपन देख शब्द आया है बलित पर्वत। तो बलित पर्वत के बारे में देखते हैं। जो बलित पर्वत होते हैं ये पर्वत अब तक के सर्वाधिक विस्तृत पर्वत के रूप में जाने जाते हैं। और जैसे कि उदाहरण अपन देखें कि कौन कौन से बृहद पर्वत हैं। तो बृहद पर्वत में जैसे हिमालय हो जाएगा, एंडीज हो जाएगा, अल्पस हो जाएगा, ये सब आ जाएंगे बलित पर्वत में। भ्रंशोत्थ पर्वत का उदाहरण है कौन सा? एंडीज। तो एंडीज बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि एंडीज जो है किसका? बलित पर्वत का उदाहरण है, ना कि इसका। और अब अपन देखें कि भ्रंशोत्थ पर्वत क्या है, मतलब कि फॉल्ट माउंटेन जिसको बोलते हैं, पर्वतों का टूटना, वही कहलाता है फॉल्ट माउंटेन, नहीं फॉल्ट हो जाना बीच में। तो इसमें आते हैं जैसे कि वासजेज जो पर्वत है वो भ्रंशोत्थ यानी फॉल्ट माउंटेन का उदाहरण है। और आंसर नंबर ए केवल 1 क्योंकि दूसरा गलत था। क्वेश्चन नंबर 12, भू आकृति विज्ञान के संदर्भ में प्लाया पद संदर्भित करता है। ए, मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले मैदानों के गर्तों में बने उथली झीलों को। बी, पिघलते हुए हिमनदों द्वारा मिश्रित रूप से भरी व महीन मलबे के निक्षेप को। सी, हिमनदों द्वारा कर्षित बड़े गोलाश्मों को। डी, चूना पत्थर चट्टानों की सतहों पर निर्मित लघु गोल उथले
एवं उथले गर्तों को। तो इसमें से अपन को देखना है कि इसका ए सही हो जाएगा। इसमें होता क्या है कि कभी कभी गर्तों में एकत्रित जल वाष्पीकरण व रिसाव पूरी तरह से लुप्त नहीं होता है और शेष बचे हुए जल मैदान एवं गर्त को उथले जल निकाय के रूप में आच्छादित किए देता है। इस प्रकार की उथली झीलों को ही कहते हैं प्लाया कहते हैं। यानी इसका आंसर नंबर ए बिल्कुल सही हो गया। अब अपन देखिए तो इसका आंसर नंबर ए सही हो जाएगा। और अब अपन देखिए कि जो पिघलते हुए हिमनदों द्वारा मिश्रित रूप से भरी व महीन मलबे के निक्षेप को कहते हैं हिमनद गोलाश्म कहते हैं, हिमनद गोलाश्म कहते हैं। और जो इसमें डी नंबर दिया चूना पत्थर चट्टानों की सतह पर जो निर्मित लघु गोल और उथले गर्त को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बिलियन रंध्र यानी स्वेलो होल्स कहते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 14 है पृथ्वी के गुरुत्व यानी स्मॉल जी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है यह पृथ्वी के भीतर पदार्थ के द्रव्यमान के वितरण से प्रभावित होता है। दूसरा कह रहा भूमध्य रेखा की तुलना में ध्रुवों के पास इनका मान अधिक होता है। उपरोक्त कथनों में से कौन से ऐसे सही है या है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो अब अपन देखते हैं इसके जो ऑब्जेक्टिव दिए हैं कि पृथ्वी की सतह पर विभिन्न अक्षांशों पर गुरुत्व जी का मान एक समान नहीं होता है। यानी कि कहने का मतलब है कि जो पदार्थ पर है उस पर निर्भर करता है कि पृथ्वी के भीतर पदार्थ के द्रव्यमान के वितरण से प्रभावित होता है। यानी स्मॉल जी, यदि मान के चलो स्मॉल जी की जहाँ कैपिटल जी आता तो इसका मान सभी जगह एक बराबर होता है। और अब अपन देखें कि जो दूसरा है भूमध्य रेखा की तुलना में ध्रुवों के पास इसका मान अधिक होता है, जबकि विषुवत रेखा में पर सबसे बहुत कम होता है, सबसे कम होता है यानी कि विषुवत रेखा पे। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि केंद्र से विषुवत रेखा की जो दूरी है ध्रुवों की तुलना में अधिक होती है, इसलिए भूमध्य रेखा की तुलना में ध्रुवों के पास इसका मान अधिक होता है। क्योंकि जैसी दूरी बढ़ती जाएगी वैसी दूरी अधिक होती जाएगी, और बढ़ेगा तो और अधिक होती जाएगी, इसलिए इसके दोनों आंसर सही। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, एक और दो दोनों। क्वेश्चन नंबर 15 निम्नलिखित में से कौन से ऐसे पृथ्वी के गोलाकार होने का या के प्रमाण है या है? पहला दिया है बिना तीव्र ढाल के पृथ्वी का संभावित परिनौ संचालन। दूसरा दिया है पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर सूर्य उदय और सूर्य अस्त का अलग अलग समय पर होना। तीसरा दिया है चंद्र ग्रहण के दौरान पृथ्वी की छाया का आकार। तो अपन को बताना कि गोला जो हो रही उसके कारण क्या है या उसके प्रमाण क्या है। अब इसमें दिया है सही उत्तर चुनिए। ए दिया है केवल एक और दो, बी केवल एक और तीन, सी केवल दो, डी एक, दो और तीन। तो अपन देखें कि दूरबीन के समस्त अवलोकन से पता चलता है कि ग्रहीय पिंड जो होते हैं, ग्रहीय पिंड सूर्य, चंद्रमा, उपग्रह और तारों को चाहे जिस भी कोण से देखा जाए उनकी आकृति जो होती हमेशा वृत्ताकार ही दिखाई देती है और ये बिल्कुल गोलाकार होते हैं। तो इसलिए जो पहला वाला है कि बिना तीव्र ढाल के पृथ्वी का संभावित परिनौ संचालन, ये बिल्कुल सही है इसका। और जो इसमें दूसरा दिया है कि पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर सूर्य उदय और सूर्य अस्त को अलग अलग समय पर होना, ये इसलिए क्योंकि यदि विभिन्न एक ही समय पर यदि होता सूर्य उदय तो पृथ्वी गोल नहीं होती, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए सबसे पहले जो सूर्य उदय होगा वो पूर्व में होगा, बिल्कुल सही है। और चंद्र ग्रहण के दौरान जो पृथ्वी की छाया है वो भी एकदम गोला दिखाई देती है। जो छाया होती है वो एकदम किसका कार्य करती है? वो एक चाप की रूपरेखा की को प्रदर्शित करती है। केवल किसी गोलाकार पिंड से ही इस प्रकार की वृत्त छाया पड़ सकती है, अन्यथा नहीं। यदि चपटी होती तो गोलाकार छाया बिल्कुल नहीं पड़ती। यानी कि इसके तीनों आंसर सही हो जाएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, एक, दो और तीन। नंबर 16 निम्नलिखित भू आकृतियों पर विचार कीजिए। पहला स्टेलैग्माइट, दूसरा घोल रंध्र, तीसरा युवाला और चौथा लैपिस। उपरोक्त भू आकृतियों में से कौन सी भौम जल की गतिविधियों द्वारा निर्मित अपरदनात्मक भू आकृतियां हैं? पहला ए नंबर है केवल एक और चार, बी केवल दो और तीन, सी केवल एक, दो और चार, डी एक, दो, तीन और चार। तो अपन देखें कि जो भू आकृतियों के जो है अपरदनात्मक क्या क्या है। अपरदनात्मक कहलाता है मतलब कि
इसको अपन कह सकते हैं काट स्थलाकृति, यानी कि चूना पत्थर या डोलोमाइट चट्टानों के किसी भी क्षेत्र में भौम जल की घुलन क्रिया और निक्षेपण प्रक्रिया से बनी ऐसी भू आकृतियों को काट स्थलाकृति कहते हैं, यानी कि अपरदनात्मक आकृतियां कहते हैं। इसके अंदर कौन कौन से आते हैं? इसमें आती है जैसे कि घोल रंध्र, युवाला, लेपिस और स्टेलेग्माइट नहीं आती। स्टेलेग्माइट आती है, वो आती है निक्षेपित स्थिर रूप में आती है, ना कि अपादनात्मक भू आकृति में, यानी कि इसके आंसर हो जाएंगे 2, 3 और 4। तो इसके आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, यानी केवल 2, 3 और 4। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। लूनी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ए, इसका निर्माण 2 धाराओं सरस्वती और साबरमती से हुआ है। बी, यह मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात राज्यों से प्रभावित होती है। और सी है, यह खम्बात की खाड़ी में गिरती है। डी, यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो इसमें बताना है आपको सही आंसर क्या है। अब लूनी नदी क्या है? जो राजस्थान की सबसे बड़ी नदी प्रवाह है और यह पुष्कर के समीप सरस्वती और साबरमती से उद्गम होता है इसका, जो गोविंदगढ़ में एक दूसरे के साथ मिल जाती है। और यह जो नदी होती है अरावली से बाहर निकलती है और लूनी के रूप में जानी जाती है। और ये जो नदी होती है ये राजस्थान और गुजरात राज्यों से प्रभावित होती है, ना कि मध्य प्रदेश, यानी दूसरा गलत हो गया। और ये खम्बात की खाड़ी में ना गिर के ये कच्छ के रण में गिरती है, तो ये वाला भी गलत। और कर्क रेखा को ये 2 बार नहीं काटती, कर्क रेखा को 2 बार काटती है माही नदी काटती है। तो यानी इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, कि ये 2 धाराओं में से निर्माण हुआ है इसका। अब अपन चलते क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, चंद्र ग्रहण 1 वर्ष में 2 बार घटित हो सकता है, जबकि सूर्य ग्रहण वर्ष में केवल 1 बार घटित हो सकता है। दूसरा दिया है, सूर्य ग्रहण सदैव उत्तरी गोलार्ध की ग्रीष्म संक्रांति पर घटित होता है। तो अपन को बताना है इनमें से कौन से अस्सी सही है या है। ए दिया है केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो अब अपन देखिए कि जो पहला ऑप्शन दिया है कि चंद्र ग्रहण 1 वर्ष में 2 बार घटित होता है, ठीक है, लेकिन सूर्य ग्रहण 1 वर्ष में केवल 1 बार होता है, ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सूर्य ग्रहण 1 वर्ष में 1 बार भी हो सकता है, 2 बार भी हो सकता है, 3 बार भी हो सकता है, 4 और 5 बार तक, यानी अधिकतम 5 बार तक हो सकता है। लेकिन इसमें शब्द है केवल 1 बार होता है, और कई बार ऐसी स्थिति आती है कि 1 भी बार घटित नहीं होता है। तो यानी कि पहला वाला आंसर गलत हो जाएगा। अब दूसरा देखते हैं कि सूर्य ग्रहण सदैव उत्तरी गोलार्ध की ग्रीष्म संक्रांति पर घटित होता है। तो जो सूर्य ग्रहण होता है सदैव उत्तरी गोलार्ध की ग्रीष्म संक्रांति पर घटित नहीं होता, बल्कि ये चंद्रमास संक्रांति में घटित होता है। इसमें 2 ग्रह घटित हो सकते हैं, एक चंद्र ग्रहण, दूसरा सूर्य ग्रहण। चंद्र ग्रहण जो होता है ये प्रत्येक पूर्णिमा को होता है, क्योंकि जो पूर्णिमा को इसलिए क्योंकि जो चंद्रमा होता है पूरा निकलता है, यानी कि पूर्णिमा इसलिए पूरा निकलता है, इसलिए पूरा निकलता है क्योंकि उस बार चंद्र ग्रहण पड़ सकते हैं। और जो सूर्य ग्रहण होता है, अब पूर्णिमा के बाद क्या बचा? अमावस्या, यानी अमावस्या को सूर्य ग्रहण पड़ते हैं। तो यानी कि ये दोनों आंसर गलत हो जाएंगे। तो इसका आंसर सही हो जाएगा आंसर नंबर डी, ना तो 1 और ना ही 2। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। पश्चिमी घाट को स्थानीय रूप से विभिन्न नामों से जाना जाता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इसमें दिया है स्थानीय नाम और दूसरा दिया है क्षेत्र। तो सह्याद्री जो है वो महाराष्ट्र में है, दूसरा नीलगिरी तमिलनाडु में है और अन्नामलाई कर्नाटक में है। अपन को इनमें से बताना है कि कौन सा सही है, यह सही कौन सा सही है। ए केवल 1 और 2, बी केवल 1 और 3, सी केवल 1, डी केवल 2 और 3। तो अपन देखें कि जो सह्याद्री है वो महाराष्ट्र में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। और नीलगिरी जो है ये तमिलनाडु और इसके साथ साथ ये पाई जाती है कर्नाटक में ही पाई जाती है, यानी कि नीलगिरी दोनों में पाई जाती है। तो यानी नीलगिरी तमिलनाडु और कर्नाटक में पाई जाती है, यानी नीलगिरी जो तमिलनाडु बिल्कुल सही है। लेकिन अन्नामलाई जो वो कर्नाटक में नहीं पाई जाती, ये पाई जाती है केरल में। तो यानी इसका दूसरा आंसर गलत हो जाएगा, यानी इसके सही आंसर हो जाएंगे 1 और 2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2, यानी आंसर नंबर ए हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इसको अपन याद कैसे करेंगे? सह्याद्री कहाँ की? महाराष्ट्र की तो है, लेकिन इसको याद कैसे करेंगे? सह्याद्री यानी साहस वाला काम हो रहा है, सह्याद्री यानी साहस वाला काम। तो साहस वाला काम कौन करेगा? जो महान व्यक्ति होंगे, यानी महाराष्ट्र हो जाएगा। और नीलगिरी किसकी है? 2 की, तमिलनाडु और कर्नाटक की। तो क्या हो रहा? नीलगिरी तमिलनाडु कर्नाटक। कैसे कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से कहा कि भाई तू मुझे मिल, मैं तुम्हारे ऊपर नील गिरा दूंगा।
एक ने दूसरे से कहा कि तुम मुझे मिल, मैं तेरे ऊपर क्या गिरा दूंगा, नील गिरा दूंगा। फिर जिस व्यक्ति के ऊपर नील गिराने की बात कर रहा है, फिर उसने दोबारा कहा कि भाई तू मेरे ऊपर नील गिराएगा, मैं तेरे को काट कर रख दूंगा। जिसके ऊपर नील गिराने की बात कही तो उसने क्या कहा कि भाई तू मुझे मिलेगा तो मैं तेरे ऊपर क्या गिरा दूंगा, नील गिरा दूंगा। तो यानी दोनों हो जाएंगी कि यानी तू मिल तो नील गिरा दूंगा, फिर दूसरे ने कहा कि तू मेरे ऊपर नील गिराएगा तो मैं तेरे को काट कर रख दूंगा, तो यानी कर्नाटक हो जाएगा। तो तमिल और कर्नाटक की क्या हो जाएगी, नीलगिरी। और अन्नामलाई कहाँ की थी, ये थी केरल की थी। तो इसको अपन कैसे, अन्ना मलाई, मलाई हालांकि खाने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जो अन्ना की मलाई है वो बहुत कड़वी होती है, यानी कि केरल यानी करेला जैसे बिल्कुल कड़वा होता है। लेकिन अन्ना की मलाई सिर्फ है ना, मलाई हालांकि अच्छी स्वादिष्ट होती है, लेकिन जो अन्ना की मलाई खाओगे तो वो बहुत कड़वी होती है, यानी कि केरल, अन्ना मलाई हो जाएगी केरल की। तो ये बिल्कुल आपको नॉर्मल याद हो गया होगा, मेरे हिसाब से ट्रिक से आपको ज़्यादा अच्छे याद होगा, वो भूलेगा भी नहीं आपको। तो चलिए अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। लक्षद्वीप द्वीप समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला दिया है संपूर्ण द्वीप जो है समूह प्रवाल निक्षेपों यानी भित्तियों से निर्मित है। दूसरा है नारकोडम लक्षद्वीप जो है समूह में एक लघु ज्वालामुखी द्वीप है लक्षद्वीप समूह में। और सी नंबर जो है लक्षद्वीप समूह की सर्वाधिक ऊंची चोटी सैडल पीक है। और डी नंबर जो है 11 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को मालदीव से पृथक करती है। तो अब देखिए अपन इसमें से सही आंसर यानी लक्षद्वीप के बारे में बताना है। तो लक्षद्वीप जो है आंसर नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही है। संपूर्ण द्वीप समूह जो है वो प्रवाल निक्षेपों यानी भित्तियों से निर्मित है, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी हो जाएगा। अब अपन देखिए कि जो नारकोडम लक्षद्वीप है वो लक्षद्वीप पे ना होकर ये अंडमान पर स्थित है, और जो कि एक लघु ज्वालामुखी भी है। तो यानी ये वाला गलत हो जाएगा, यदि यहाँ अंडमान होता तो बिल्कुल सही हो जाता। और जो सी नंबर है ये कह रहा है लक्षद्वीप समूह की सर्वाधिक ऊंची चोटी सैडल पीक है। सैडल पीक लक्षद्वीप की ना होकर ये भी अंडमान और निकोबार द्वीप की है। और जो 11 डिग्री वो चैनल जो लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करती है, तो ये भारत और सॉरी और डी नंबर 11 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को मालदीव से पृथक करती। तो 11 डिग्री ना होके ये 8 डिग्री चैनल है वो करती है लक्षद्वीप और मालदीव को अलग करती है। तो यानी कि ये आंसर तीनों गलत हो जाएंगे, आंसर नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, आंसर नंबर यानी ए प्रवाल भित्तियों से बना होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है देशांतर और मानक समय क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है संपूर्ण विश्व को 15 समय क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। दूसरा सभी क्षेत्रों द्वारा अपनी केंद्रीय याम्योत्तर के आधार पर एक मानक समय अपनाया गया है। उपरोक्त कथनों में से कौन से ऐसे सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। अब अपन देखते हैं इसमें देशांतर और याम्योत्तर के बारे में, यानी याम्योत्तर के बारे में इसमें आ रहा है और यानी समय के बारे में सीधे सीधे इसमें आ रहा है। तो अपन पहला जो ऑब्जेक्टिव है इसमें संपूर्ण विश्व को 15 समय क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, तो ये गलत है। 15 न होकर इसमें 24 समय क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, इसलिए पहला गलत हो जाएगा। और यदि अपन भारत को देखें तो भारत सरकार द्वारा मानक समय के लिए 82 यानी 82.5 पूर्व याम्योत्तर को स्वीकार किया गया है, जो ग्रीनविच माध्य समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। इस प्रकार ये वाला पहला यानी गलत हो जाएगा। और अब अपन देखें कि जो दूसरा है, पहला तो गलत हो गया क्योंकि इसमें 24 आना चाहिए, और जो दूसरा है सभी देश ना हो गए, कुछ देश हैं कि जो अपने याम्योत्तर यानी अपने केंद्रीय याम्योत्तर के आधार पर एक मानक समय अपनाया गया है। इसमें देखिए जो गैर मानक याम्योत्तर हैं उसमें उनमें कौन कौन से आते हैं, यानी गैर मानक और मानक। इसमें अंतर क्या होता है, जो मानक होते हैं उसमें 1 घंटे का अंतराल होता है, और जो गैर याम्योत्तर होते हैं यानी गैर मानक होते हैं वो होते हैं जिसमें आधे घंटे के गैप होता है। जैसे कि भारत है, भारत में कितना है 82.5 है, तो भारत भी क्या कहलाएगा, एक गैर मानक समय के क्षेत्र के अंदर आएगा। इसके अंदर और कौन कौन से देश आते हैं, इसके अंदर भारत तो है, ये श्रीलंका, अफगानिस्तान, ईरान, म्यांमार, ऑस्ट्रेलिया और वहाँ के भी कुछ क्षेत्र जो हैं जैसे वेनेजुएला, नेपाल हैं। और इसके साथ साथ संयुक्त राष्ट्र, यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका भी इसके अंदर में आता है, यानी गैर
जो मानक है उसका अनुपालन करता है समय का। इसमें कितने हैं, 9 भाग है। इसमें 9 समय क्षेत्रों में बांटा गया है, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका को। उसमें अलग अलग जहाँ पे अलग अलग भाग यानी अलग अलग समय होता है। तो यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ना तो 1 और ना ही 2। तो सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, ना तो 1 और ना ही 2। अब अपन क्वेश्चन नंबर बात करें, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से जलवायु भारत पर हिमालय पर्वत से के प्रभाव हैं। तो इसमें बताना कि कौन से हिमालय पर्वत के प्रभाव हैं। पहला दिया है यह ठंडे उत्तरी पवनों से उपमहाद्वीप को सुरक्षा प्रदान करती है। दूसरा है यह मानसूनी पवनों को अवरोधित करके उन्हें उपमहाद्वीप में वर्षा कराने हेतु बाध्य करता है। तीसरा है यह विभिन्न वायुदाब क्षेत्रों का निर्माण करता है जो मानसूनी पवनों के उत्क्रमण का कारण बनती है। तो इनमें से अपन को बताना है कि कौन सा आंसर इसका सही है। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। तो अब अपन देखें कि इनमें जो जलवायु है, भारतीय जलवायु हिमालय के बारे में, तो एशिया में हिमालय पर्वत जो श्रृंखला है वो तिब्बती पठार से भारतीय उपमहाद्वीप के मैदानों को पृथक करती है। और अब अपन देखिए जो ठंडे उत्तरी जलवायु उत्तरी पवनों से उपमहाद्वीप को सुरक्षा प्रदान करती है, एक बिल्कुल सही है। और जो दूसरा कह रहा है यह मानसूनी पवनों को अवरोधित करके उन्हें उपमहाद्वीप वर्षा कराने हेतु बाध्य करती है, तो ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो तीसरा है ये कह रहा है कि कारण बनती, कारण नहीं बनती बल्कि प्रेरित करती हैं उनको। इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, केवल 1 और 2। अब अपन चलते क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा कि भारतीय भूगोल के संदर्भ में करेवा है। करेवा क्या है? यह एक कश्मीर हिमालय में हिमनद, चिकनी मिट्टी और दूसरे पदार्थ का हिमोड़ पर मोटी परत के रूप में जमाव। बी है भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में सिंध की सहायक नदियों द्वारा निर्मित जलोढ़ है। सी हिमालय की तलहटी में निम्न स्तरीय अपवाह युक्त आर्द्र और सघन वनों की संकीर्ण पट्टी। डी थार रेगिस्तान में विद्यमान मरु उद्यान है। तो जो करेवा है, करेवा क्या है? करेवा एक प्रकार की मिट्टी है, लेकिन ये कहाँ की मिट्टी है? ये कश्मीर की मिट्टी है। कश्मीर हिमालय में हिमनद चिकनी मिट्टी है और फिर दूसरे पदार्थों का जो हिमोड़ पर मोटी परत के रूप में जमा होता है। और इसको देखिए तो ये किस लिए प्रसिद्ध है? ये केसर के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि कश्मीरी हिमालय करेवा संरचना के लिए प्रसिद्ध है। और जो केसर की स्थानीय किस्म जिसको जाफरान बोलते हैं, जाफरान की खेती यानी केसर की खेती को क्या बोलते हैं? जाफरान की खेती बोलते हैं, उसके लिए प्रसिद्ध है। तो यानी इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, मोटी होती है और चिकनी में होती है। तो आंसर नंबर इसका ए सही हो जाएगा। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि यह लपुच्छा, अर्नाकुलम और त्रिशूल जिलों के तटीय क्षेत्रों में उगने वाली चावल की एक विशिष्ट किस्म है। यह किस्म लवणीय जल सहिष्णु, ऊंची बाढ़ जैसी परिस्थितियों में पनपने वाली और पूर्ण रूप से मत्स्य संवर्धन फर्मों से बचे लगभग 6 माह के अवशेषों पर उगती है। फसल चक्र को एक मछली और एक चावल के रूप में वर्णित किया गया है, जिसमें 15 अप्रैल तक मछली पालन किया जाता है, जिसके बाद मौसम की पहली वर्षा से पूर्व खेतों को सुखा दिया जाता है ताकि उनमें नमक को हटाया जा सके। फसल चक्र अक्टूबर तक चलता है और उन्हें मत्स्य पालन के लिए पुनः प्रयोग किया जाता है। तो अब अपन को बताना है कि इस किस्म का यानी उपरोक्त परिच्छेद में चावल की निम्नलिखित किस्मों में किसका वर्णन किया गया है। इसमें दिया गया है कि ए पोकाली, बी दामोदर, सी पाटरेसिया और डी IR 8। तो अब अपन को बताना है कि इसमें से कौन सा है। तो इसमें देखिए कि जो 3 जिले हैं यानी आलपुच्छा, अर्नाकुलम और त्रिशूल, इसमें कौन से है? ये जो पोकाली है ये प्रमुख जो किस्म की विशिष्ट किस्म की एक चावल की किस्म है, जिसको 6 माह के अवशेषों में उगाया जाता है और इसमें एक मछली और एक चावल फसल चक्र पर वर्णन के रूप में किया है। और 15 अप्रैल तक मछली पालन किया जाता है और फिर उसके बाद खेती की जाती है और फिर अक्टूबर तक ये चलती है, जिसमें मत्स्य पालन के लिए पुनः प्रयोग किया जाता है, जिसका यानी इसका सही आंसर हो जाएगा पोकाली। और जो ये दामोदर है ये भी एक चावल की किस्म है, पोर्ट रेशिया भी चावल की किस्म है और जो IR है ये भी एक चावल की किस्म है, जो कि भारत की हरित क्रांति के लिए सबसे विशिष्ट जो चावल की किस्म है वो है IR 8 है, जो कि बांग्लादेश और भारत के बीच में पाई जाती है। अब अपन चलते क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा कि
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, हिमालय के उत्थान से पूर्व विकसित और पर्वतों को काटकर गाज का निर्माण करते हुए दक्षिणवर्ती अपने मार्ग का निर्माण करने वाली नदियों को अध्यारोपित नदी के रूप में जाना जाता है। दूसरा कह रहा है कि ढाल के अनुरूप प्रवाहित होने वाली नदियों को अनुवर्ती नदी कहा जाता है। इनमें से बताना है कि कौन से ऐसे सही है या है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक ना ही दो। तो अब अपन देखें कि जो इसमें ढाल के रूप यानी नदियों के बारे में बता रहा है, तो हिमालय के उत्थान से पूर्व विकसित और पर्वतों के काट के गाज तो बनते हैं, और लेकिन उसमें जो और दक्षिणी अपने मार्ग का निर्माण करने वाली नदियों को अध्यारोपित नदी नहीं कहते हैं, जबकि इसको पूर्ववर्ती अपवाह प्रणाली कहा जाता है। और जो दूसरा कह रहा है कि ढाल के अनुरूप प्रवाहित होने वाली नदियों को अनुवर्ती नदी कहते हैं, ये बिल्कुल सही है। तो यानी इसका आंसर सही हो जाएगा, आंसर नंबर बी केवल 2 हो जाएगा। अब अपन देखिए जो पूर्ववर्ती अपवाह प्रणाली कहलाती है, ये क्या कहलाती है? इस नदी का विकास जो है हिमालय के उत्थान से पूर्व हुआ है और ये पर्वतों को काटकर गाज का निर्माण करती हैं, इसीलिए इनको पूर्ववर्ती कहते हैं। और अब अपन देखें कि जो अध्यारोपित, इसमें अध्यारोपित शब्द आया, अध्यारोपित नदी किसे कहते हैं? अध्यारोपित नदी उस नदी को कहते हैं जो ऊपरी आवरण पर निर्मित घाटी का अध्यारोपण निचली शैल संरचना पर होने से अध्यारोपित नदी घाटी का निर्माण होता है। जैसे कि दामोदर नदी हो गई, चम्बल नदी हो गई, स्वर्ण रेखा नदी हो गई और बनारस की नदी हो गई। इस प्रकार की नदी अध्यारोपित नदी के अंदर आती है, जिसमें गाज का निर्माण होता है, यानी कि ये यानी गड्ढे जिसमें बनते हैं। तो देखिए चंबल में एक खाड़ी भी होती है जिसको बोला जाता है, तो वहाँ पे इसी कारण होता है, क्योंकि वहाँ पे कौन सी नदी पाई जाती है? अध्यारोपित नदी के रूप में उनको जाना जाता है इन लोगों को। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26, पृथ्वी की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, बाह्य क्रोड तरल अवस्था में जबकि आंतरिक क्रोड ठोस अवस्था में होता है। दूसरा है, बाह्य क्रोड मैग्मा का मुख्य स्रोत है जो ज्वालामुखी उद्गारों के दौरान धरातल पर पहुंचता है। अपन को इनमें बताना कौन सा सही है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। अब अपन देखिए कि पृथ्वी की संरचना शब्द आया, तो पृथ्वी की संरचना जो होती है 3 भागों से मिलकर बनी होती है। 3 भागों से कौन कौन सी? एक भूभव पट्टी होती है और दूसरा मेंटल होता है और तीसरा जो होता है वो होता है क्रोड होता है। तो अब अपन देखिए कि जो भूभव पट्टी है, भूभव पट्टी जो सबसे पृथ्वी का जो है वो सबसे बाहरी भाग है भूभव पट्टी, और जो अत्याधिक भंगुर टाइप का होती है इसकी प्रकृति जो होती है। और अपन देखिए कि महासागरों और महाद्वीपों पर जो इनकी मोटाई है वो अलग अलग पाई जाती है। यदि अपन देखें कि महासागरों पर इसकी देखें मोटाई, यदि अपन देखें कि महासागरों पर इसकी मोटाई देखें और महाद्वीपों पर इसकी, तो महासागर में इसकी मोटाई पाई जाती है 5 किलोमीटर, यानी इसकी जो महासागर में इसकी मोटाई पाई जाती है वो पाई जाती है 5 किलोमीटर, और जबकि महाद्वीपों पर यदि अपन इसकी मोटाई देखें तो वो पाई जाती है 30 किलोमीटर। और इसके बाद यदि अपन हिमालय की देखें तो हिमालय में 70 किलोमीटर तक इसकी मोटाई पाई जाती है अधिकतम। और अब अपन देखें कि मेंटल क्या है, दूसरी जो है मेंटल, तो मेंटल क्या है? मेंटल जो भूभव पट्टी है उसके नीचे का जो भाग है उसको कहते हैं अपन मेंटल कहते हैं। और यहाँ पे एक दुर्बलता मंडल पाया जाता है जो ज्वालामुखी के उद्गार के लिए प्रमुख स्रोत होता है, यानी कि इसका जो मैग्मा है वो गलत है, इसका यानी धरातल का जो दुर्बलता मंडल है वो बिल्कुल सही है कि वो धरातल ज्वालामुखी के लिए सही होता है, यानी कि दूसरा इसका आंसर गलत हो जाएगा। और अब अपन देखिए कि जो क्रोड है, क्रोड क्या है? क्रोड एक मेंटल की सीमा यानी 2900 किलोमीटर की गहराई तक अवस्थित होता है, जो कि और क्रोड 2 प्रकार के होते हैं, एक बाह्य क्रोड, दूसरा आंतरिक क्रोड होता है। बाह्य क्रोड जो होता है वो तरल अवस्था में होता है, जबकि आंतरिक क्रोड जो होता है वो ठोस अवस्था में होता है, यानी कि ए नंबर बिल्कुल सही है। अब अपन देखें कि इसमें ए नंबर सही था और दूसरा गलत था, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर। क्वेश्चन नंबर 27, महाद्वीपीय और महासागरीय भूभव पट्टी के मध्य अंतर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है, महाद्वीपीय भूभव पट्टी के मुख्य खनिज तत्व सिलिका और मैग्नीशियम होते हैं, जबकि महासागरीय भूभव पट्टी में मुख्यतः सिलिका और एल्यूमिनियम होते हैं। दूसरा है, भूभव पट्टी महाद्वीपों के नीचे अधिकांशतः ग्रेनाइट से, जबकि महासागरों के नीचे अधिकांशतः ज्वालामुखी लावा चट्टान यानी जिसे बेसाल्ट कहा जाता है, बेसाल्ट से निर्मित है। तो इनमें से बताना कौन सा ऐसे सही है या है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो अब अपन देखें कि महासागरीय और
महाद्वीपीय और महासागरीय भूमध्य पट्टी। तो इसमें अपन ने अभी पढ़ा है कि महासागरीय जो है भूमध्य पट्टी की यानी पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग है, जिनको जो महासागरीय और महाद्वीप है। तो अपन देखें कि जो महासागरीय होता है इसमें इसकी जो मोटाई होती है वो 5 किलोमीटर होती है, जबकि महाद्वीपीय की जो मोटाई होती है वो होती है 30 किलोमीटर के समथिंग होती है इसकी जो मोटाई होती है। और अपन देखें कि जो इसमें कहा गया है, पहला कह रहा है कि महाद्वीपीय भूमध्य पट्टी के मुख्य खनिज तत्व जो होता है सिलिका और मैग्नीशिया होता है। ये गलत है, मैग्नीशिया ना होकर इसका एल्यूमिना होता है। और जबकि महासागरीय भूमध्य पट्टी में मुख्य खनिज जो होता है सिलिका तो होता है, लेकिन एल्यूमिनियम ना होकर इसका मैग्नीशिया होता है, मैग्नीशियम होता है। और दूसरा अपन देखें कि यानी पहला तो गलत हो जाएगा। और अब अपन दूसरा देखें कि भूमध्य पट्टी महाद्वीपों के नीचे अधिकांशतः ग्रेनाइट से, जबकि महासागरों के नीचे अधिकांशतः ज्वालामुखी लावा चट्टान, जिसे बेसाल्ट कहा जाता है, से निर्मित होती है। ये बिल्कुल सही है। तो अब अपन देखें कि इसका पहला गलत और दूसरा सही हो जाएगा, यानी कि केवल इसका आंसर बी वाला हो जाएगा, यानी केवल 2। अब अपन देखें क्वेश्चन नंबर 28, प्लेटो की निम्नलिखित सीमाओं में से किस पर या किन पर नई भूमध्य पट्टी का निर्माण होता है। पहला दिया है अभिसरण सीमा यानी कन्वर्जेंट बाउंड्रीज, दूसरा है अपसारी सीमा यानी डाइवर्जेंट बाउंड्रीज, और तीसरा है रूपांतर सीमा यानी ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। तो नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है अपन को। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। तो अब अपन देखें कि अभिसारी, अपसारी और रूपांतरण सीमा ये तीनों क्या कहलाती हैं। अभिसरण जो सीमा होती है इसमें क्या होता है, इसमें जहां एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धंसती है, यानी एक प्लेट जो होती है वो दूसरी प्लेट के नीचे धंसती है और भूमध्य पट्टी क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है भूमध्य पट्टी। इस जो क्रिया है इस क्रिया को कहते हैं अभिसरण कहते हैं, यानी पहला तो गलत हो जाएगा। और अपसारी किसको कहते हैं, अपसारी में होता ये है कि जब दो प्लेटें जो होती हैं एक दूसरे के विपरीत दिशा में आती हैं तो इस क्रिया को, और तब एक नई भूमध्य पट्टी का निर्माण होता है, यानी नई भूमध्य पट्टी का निर्माण होता है, तो इसी क्रिया को कहते हैं अपसारी क्रिया कहते हैं, यानी कि दूसरा बिल्कुल सही है। और अब देखते हैं कि जो रूपांतरण है वो क्या कहलाता है। रूपांतरण सीमा में जो होता है ना तो नई प्लेट यानी नई परपाटी का निर्माण होता है और न ही नई परपाटी का विनाश होता है। इसमें होता ये है कि इसमें इसलिए नहीं होता क्योंकि एक प्लेट दूसरे प्लेट के साथ क्षैतिज दिशा में सरक जाती है और रूपांतर भ्रंश दो प्लेटों को पृथक पृथक करने वाले तल हैं, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका यानी सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय भूगर्भ विज्ञान से संदर्भित मालदा भ्रंश जो है वो पृथक करता है किसको। ए है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला से विंध्य पर्वत श्रृंखला को, बी है अरावली पर्वत श्रृंखला से दिल्ली पर्वत श्रेणी को, और सी है पश्चिमी घाट से पूर्वी घाट को, तथा लास्ट है प्रायद्वीपीय पठार से मेघालय के पठार को, डी नंबर जो है। तो अब अपन को इसमें देखना है कि भारत का प्रायद्वीपीय जो भूखंड है वो कहाँ से कहाँ तक फैला है। ये जो है पश्चिमी भूखंड यानी भारत, अब अपन को देखना है कि भारत का जो प्रायद्वीपीय भूखंड है वो कहाँ तक कैसा फैला हुआ है। तो ये जो है प्रायद्वीपीय भूखंड की उत्तरी सीमा में अनियमित रहता है जो कच्छ से प्रारंभ होकर एक अव्यवस्थित रेखा के रूप में अरावली पर्वत श्रृंखला के पश्चिम से गुजरती हुई दिल्ली तक और यमुना तथा गंगा नदी के समानांतर राजमहल की पहाड़ियों तथा गंगा डेल्टा विस्तारित होती है। और अब अपन देखें कि जो आगे क्या करता है, ये जो होता है पश्चिम बंगाल में मालदा भ्रंश से उत्तर पूर्व भाग को छोटा नागपुर पठार से पृथक करता है। इसलिए अब अपन देखें कि इसका समानता यदि अपन देखें तो जो मालदा भ्रंश है वो प्रायद्वीपीय पठार से मेघालय के पठार को पृथक करती है, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा। अब अपन देखें क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि भारत की शीत ऋतु के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी मौसमी परिघटनाएं दृष्टिगोचर होती हैं। ए दिया है हिमालय के उत्तर में अवस्थित क्षेत्र में उच्च वायुदाब केंद्र स्थापित होता है, बी मध्य एशिया से शुष्क धरातलीय पवनों का प्रवाह आरंभ होता है, तीसरा दिया है प्रायद्वीपीय भारत पर एक पूर्वी जेट प्रवाह आरंभ हो जाता है। तो अब अपन को बताना है कौन से इसमें से सही है। तो अब देखें ए नंबर दिया है इसमें केवल 1 और 2, बी दिया है केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, जबकि डी दिया है 1, 2 और 3। तो अब अपन देखें कि इसमें
जो भारत में शीत ऋतु है, जो शीत ऋतु है वो कब कब चलती है, नवंबर के महीने में प्रारंभ हो जाती है, नवंबर के महीने में प्रारंभ हो जाती है। ठीक, और इसी समय ये क्या हो जाती है, काफ़ी विस्तृत हो जाती है। और अब देखें कि जो इसमें कौन कौन सी इसकी शर्तें होती हैं शीत ऋतु की। तो शीत ऋतु की जो पहला दिया है इसमें कि हिमालय के उत्तर में अवस्थित क्षेत्र में उच्च वायुदाब केंद्र स्थापित हो जाता है, ये बिल्कुल सही है। और दूसरा जो दिया है कि मध्य एशिया में शुष्क धरातलीय पवनों का प्रवाह आरंभ हो जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। और जबकि तीसरा दिया है कि प्रायद्वीपीय भारत पर एक पूर्वी जेट प्रारंभ हो जाता है, तो ये गलत है, क्योंकि भारत पर ना होकर भारत के दक्षिण भाग पर पूर्वी जेट जो है वो प्रारंभ होती है, यानी कि धारा प्रवाहित होती है, यानी कि भारत पर ना होकर यदि दक्षिण होता भारत के तो ये सही हो जाता। तो इसलिए तीसरा गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि 1 और 2, यानी आंसर नंबर इसका हो जाएगा आंसर नंबर ए, केवल 1 और 2 हो जाएगा। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।